नमस्कार साथियों। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं संविधान संशोधन। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक है जिसको हम समझने वाले हैं वो ये है कि कौन से आर्टिकल में ये बातें कही गई हैं उनको समझेंगे। प्रोसीजर क्या क्या होंगे संविधान संशोधन को उसको समझेंगे। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको समझेंगे। कब कहेंगे कि एक संविधान संशोधित हो चुका है, क्या कितने सारे संविधान संशोधन आए, कोर्ट में कौन कौन से वाद आए और उन वादों को लेकर संविधान संशोधन किन किन तरीकों से किया गया, वो सारी तरीके को समझेंगे। इसके क्या फायदे हैं, क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है संविधान संशोधन जब करते हैं, और ये किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिक फीचर दिया गया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिवेबल बनाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर लिखनी चाहें तो हम दो बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लिख सकते हैं कि एक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब कि जीवित दस्तावेज है। दूसरी बात, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड नहीं कहते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कहते हैं। ठीक है, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को साथियों फ्लेक्सिबल कह रहे हैं, यानी कि आप कहते हैं कि बदलते सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जो है वो पूरी आजादी देते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का ये दावा नहीं कर सकता कि वो 100% उसमें स्थायित्व है, 100% वो सारी डिमांड्स को पूरा करता है। तो there is need to change the constitution as per the changing the circumstances around the world to fulfill the socio-economic conditions, to fulfill the demands of the person or of people of a country। जरूरी है कि आप अपने संविधान में चेंजेस करें, अमेंडमेंट करें। ठीक है, तो संविधान संशोधन का ये तरीका है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल है जो संविधान संशोधन को गवर्न करता है, अनुच्छेद। तो साथियों सबसे पहले एक आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना पड़ेगा। वो आर्टिकल है आर्टिकल 368, जो आपको भाग 20 में मिलेगा, जो संविधान संशोधन को गवर्न करती है। ठीक है, भाग 20, ये बात याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बनता है कि कौन से आर्टिकल है जो संविधान संशोधन में जो है वो आपको संविधान संशोधन की जो है वो राइट देता है। आर्टिकल 368 क्या कहता है ये बात समझिए। वो ये कहता है कि हमारे संसद के पास, फिर समझिए, हमारे संसद के पास ये शक्ति है कि वो हमारे संविधान को संशोधित कर सकता है। ठीक है, तो संसद के पास ही ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधित कर सकता है। तो ये संसद बहुत इंपॉर्टेंट, यानी पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 368 के हिसाब से। अब संसद अगर संशोधित आपका पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कर सकता है, उस बेसिस पे हम संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको दो तरीके से बांट सकते हैं। एक, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन आप करवा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो आप विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करा सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। साधारण, अगर हम ये कहें कि साधारण संशोधन द्वारा वो कौन कौन से चीजें हैं जिनको हम संशोधित कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये समझनी पड़ेगी कि साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है। सबसे पहले इन दोनों को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि साधारण और विशेष बहुमत का क्या मतलब। साथियों, साधारण बहुमत का मतलब है 50% से अधिक लोगों का बहुमत, जो प्रेजेंट है उनकी 50% से अधिक लोगों की अगर बहुमत है तो उसको साधारण बहुमत कहेंगे। साधारण बहुमत की आवश्यकता जो है वो साधारण बिल के लिए होती है, उनको पास कराने के लिए होती है। साधारण बहुमत से अगर कोई भी बिल पास होता है उसको संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। फिर से याद रखिएगा, उसको संविधान संशोधन के रूप में हम नहीं मानेंगे। यानी संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है।
संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत जो होता है वो ये समझिए कि पूरे पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ है उसका कम से कम 50% प्लस जिस दिन वोटिंग हो रही है और जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3% यानी 75% से अधिक लोग जो हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो राज्यों के राइट को अफेक्ट कर रही हैं, जो राज्यों के राइट को अफेक्ट कर रही हैं, उन चीजों के ऊपर 50% से अधिक राज्यों के आपको सहमति की आवश्यकता है। जब आप ऐसे किसी चीजों को करते हैं, ऐसे किसी प्रक्रिया से बिल को पास कराते हैं, तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आता है और इसको विशेष बहुमत कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने 75% से अधिक जो है लोगों की सहमति ली है। साथ ही साथ जब हम ये कर रहे होते हैं, जब हम इतनी सारी प्रक्रिया कर रहे होते हैं, तो संविधान संशोधन को लेकर एक जो चीजें सामने आती है वो ये कि वो इसका आरंभ, इसकी जो प्रक्रिया की शुरुआत किस हाउस से करें, लोकसभा से करें या राज्यसभा से करें? तो इसका उत्तर है कि ये किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेंबर स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट का मेंबर हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट मेंबर हो, वो संविधान संशोधन के लिए जो बिल है उसको पेश कर सकता है। क्या इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है? द आंसर इज नो। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता इसके लिए संविधान संशोधन के लिए नहीं है। और राष्ट्रपति की अनुमति की बात की जाए तो जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को संविधान संशोधन वाले बिल के ऊपर ना तो ये बिल वापस करने की जो है वो छूट है और ना ही बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजने की छूट है। इस बिल पे उनको 100% अपने असेंट देने की ही आवश्यकता है, वो 100% सहमति देगा ही। तो राष्ट्रपति इस केसेस में, राष्ट्रपति की अनुमति इस केसेस में एक औपचारिकता मात्र। ये बात क्लियर? क्यों राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है जब सिर्फ औपचारिकता मात्र है? वो इसलिए कि जिस दिन से राष्ट्रपति की अनुमति मिले उस दिन से आप एक्ट मानते हैं और उस दिन से जरूरी है कि आप चाहते हैं कि वो ऐसा दिन एक मुकर्रर हो जाए, ऐसा दिन एक डिटरमाइन हो जाए जिस दिन से आप ये कहें कि इस दिन से ये एक्ट लागू है, इस दिन से ये संविधान संशोधन लागू है। तो वो जो दिन है वो दिन हम कहां से काउंट करेंगे? लोकसभा के बिल के पास होने से, राज्यसभा के बिल के पास होने से तो ऐसा नहीं होगा। वो राष्ट्रपति जिस दिन असेंट दे देगा उस दिन से हम मानेंगे कि इस दिन से जो है ये संविधान संशोधन माना गया। ठीक है, तो वो जो डेट है ना, उस डेट की औपचारिकता के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। वैसे राष्ट्रपति की अनुमति संविधान संशोधन में कहीं आपको सामने नहीं आई। तो आपको ये प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, ये जो साधारण बहुमत से हम कर क्या कह सकती है सरकार, जब 50% से अधिक की ही आवश्यकता है, उससे कर क्या कह सकती है? उससे ये कर सकती है कि जब कोई नया स्टेट आपके पूरे भारत गणराज्य में प्रवेश कर रहा है, कोई नया स्टेट आप बना रहे हैं, कोई विधान परिषद में कह रहा हूं विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया की जो है वो स्टार्ट हो रही है, ऐसे केसेस में साधारण बहुमत की आवश्यकता हो। किसी स्टेट की जो है टेरिटरी को आप अल्टर कर रहे हैं, वो जो केसेस है, वो केस जो है हम क्या कह सकते हैं कि ये केस जो है वो साधारण बहुमत का वहां आवश्यकता हो सकता है। या साधारण बहुमत की आवश्यकता आप ये कहें कि जो सैलरीज है, जो भत्ते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। या पार्लियामेंट में जब कोरम की आवश्यकता हो उस समय अब साधारण बहुमत कितना कोरम हो, कितने व्यक्तियों जो है वो न्यूनतम वो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो कि जिससे सदन की कार्रवाई चालू की जा सके। सदन के नियमों और उनके जो पूरे बिजनेसेस है उनको चलाने के जो नियम अगर आप बनाने की कोशिश करें तो उस केसेस में आप जो है वो कह सकते हैं कि हम सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। आप सदन में कौन सी भाषा जो है वो चालू करना चाहते हैं, आप कौन सी भाषा का प्रसार करना चाहते हैं? अंग्रेजी, हिंदी राजभाषा के प्रचार हेतु अगर कोई भी
चीजें उसमें चेंज करने चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो साधारण बहुमत से आप कर सकते हैं। मतलब कि ऐसी चीजें साधारण बहुमत से कर सकते हैं जहां कोई बड़ी बात नहीं है, किसी कोई सैलरी आप बढ़ा रहे हैं प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, या स्पेशल प्रिविलेज जो मिल रही होती है, विशेष सुविधा जो मिल रही होती है सांसदों को, उनका उनकी रक्षा कर रहे हैं आप यूनियन टेरिटरी या पूरे स्टेट में कहीं जो है वो डिलिमिटेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो वहां साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। हाँ, एक बात जो साधारण बहुमत में आप याद रख सकते हैं कि जब सिटीजनशिप की डिलिमिटेशंस की बात हो, जब सिटीजनशिप के एब्रोगेशंस की बात, सिटीजनशिप जो खत्म करने की बात हो, सिटीजनशिप की टर्मिनेशंस की बात हो, एक्विजिशन सिटीजनशिप अगर आप लेना चाह रहे हैं, उस केसेस में जो है सिर्फ साधारण बहुमत के बेसिस पे सिटीजनशिप का जो कानून है ना, वो साधारण बहुमत से ही पास होता है। वहां विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। 50% से अधिक है, साधारण बहुमत है, आप ले लीजिए। लेकिन जब हम बात करते हैं विशेष बहुमत की, और विशेष बहुमत में आप कहां कहां विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है साथियों, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है जब आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज करते हैं, मौलिक अधिकार में कोई सरकारें कोई बातें चेंज करनी चाहती है, सरकार डीपीएसपी में कोई कुछ चेंज करनी चाहती है, नीति निर्देशक तत्वों में कुछ बातें चेंज करनी चाहती हो, उस केसेस में विशेष बहुमत सरकार को चाहिए। और विशेष बहुमत का मतलब दो चीजें, पूरे पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ है, पूरे जितनी स्ट्रेंथ है उसके 50% से अधिक लोग वोट दे रहे हो। दूसरी बात कि जो लोग उस दिन वोट दे रहे हो उसका 75% से आधा, 2/3 जो वोटिंग है वो इस पक्ष में, संविधान संशोधन के पक्ष में हो, तो हम कहेंगे कि ये विशेष बहुमत से कोई चीजें पारित हुई है। तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व, तो इन सब में कहीं चेंजेस हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये विशेष बहुमत से पास हो गया। लेकिन मैंने ये कहा कि विशेष बहुमत दो तरीके की है, हमने यहां आपको बताया कि विशेष बहुमत दो तरीके की, एक में राज्यों के सहमति की आवश्यकता है, एक में राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। जिनमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी उसमें अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। राज्यों को समस्या तब होती है, राज्यों 50% से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता तब होती है जब आप इसको अलग पेन से लिख देते हैं, ये सहमति की आवश्यकता, राज्यों की सहमति की आवश्यकता कब होती है, जब आप प्रेसिडेंट के मैटर में आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ मामले को अगर आप चेंज करना चाहें तो उस केसेस में जरूरत है कि आप राज्यों से पूछे। 50% से अधिक राज्य आपके बातों को माने। हो सकता है कि राष्ट्रपति के आप इलेक्शंस के प्रोसीजर्स को चेंज करना चाहें, इनके टर्म्स को चेंज करना चाहें कि 5 साल से अधिक राष्ट्रपति रह सकता है। यानी अगर आप राष्ट्रपति के पावर को चेंज करने की कोशिश करें, अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करें, उस केसेस में आप जो है राज्यों से पूछने की आवश्यकता है। दूसरा वो कौन सा केसेस है जिसमें राज्यों से पूछने की आवश्यकता है, जब आप अपने एग्जीक्यूटिव पावर को, मतलब कार्यकारी, जब आप अपने कार्यकारी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 73 में अगर इसको बढ़ाकर राज्यों में ले जा रहे हैं, अगर इसको बढ़ा के आप यूनियन टेरिटरी में लेके जा रहे हैं, तो आपको पूछने की आवश्यकता है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसके पावर को जो है वो बांटना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल में बदलाव हो। ऐसे केसेस में आपको पूछने की आवश्यकता है राज्यों से। तो ये एक बेसिक जो है वो तरीका है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि संविधान संशोधन करते समय राज्यों से पूछते। ये कुछ जो है वो एरिया है जिसमें उनसे पूछने की आवश्यकता होती।
अब प्रश्न ये पूछ बनता है कि क्या मूल जो जो मौलिक अधिकार है, आपके आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक सिटीजन होने के नाते, जो संविधान आपको देती है भारतीय नागरिक के होते, क्या उसको संविधान संशोधन के द्वारा चेंज किया जा सकता है या नहीं? देखिए साथियों, ये जो विषय है ना, ये बहुत विवादास्पद रहा है। दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि जब संविधान लागू हुआ उसके 1 साल बाद ही संविधान में पहला संशोधन देखने को मिलता है। ये 1951 की बात है, जब आपके जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 के अंदर, उसमें चेंज होता हुआ आपको दिखता है। और नेहरू जी पहला संविधान संशोधन लाते हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन था वो टोटली एक तरीके से आपको आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमला दिखता है, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर था। तो इससे तो ये लगता है कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। फिर एक केस कोर्ट जाता है 1951 में ही, और ये केस होता है पहला संविधान संशोधन के खिलाफ। ये केस होता है शंकरी प्रसाद का केस होता है 1951 में ही, शंकरी प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें शंकरी प्रसाद केसेस में ये कहा जाता है कि आर्टिकल जो 13(2) है, अगर फंडामेंटल राइट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 12 से लेके, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आप पढ़ते हैं। तो जो 13 नंबर आर्टिकल है वो क्या कहता है, पहले उसकी भाषा अगर समझे तो वो ये कहता है कि कोई भी विधि जो संविधान से सुसंगत नहीं है, नॉट इन कनेक्शन विथ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। और दूसरी बात कि अगर कोई संविधान संशोधन किया गया जो फंडामेंटल राइट्स को इनवायलेट करता है, कोई भी विधि जो संविधान से सुसंगत नहीं है, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो 13(2) में यही कहा गया है कि अगर कोई भी विधि है, कोई भी आप संविधान संशोधन कर रहे हैं और उस संविधान संशोधन अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रहा है तो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। ये केसेस लेके शंकरी प्रसाद केसेस में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। शंकरी प्रसाद केसेस जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां जो आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में जो ये कहा गया, कोई भी विधि, इस विधि में, इस लॉ में आर्टिकल 368 वाला लॉ जो है वो शामिल नहीं माना जाता है। कहता है कि नहीं, आर्टिकल 368 का जो लॉ है वो शामिल नहीं है। मतलब इसको बड़े ध्यान से समझिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप साधारण विधि द्वारा मतलब साधारण बहुमत से संविधान को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप विशेष बहुमत लाते हैं तो उससे संविधान चेंज कर सकते हैं। ये बातें शंकरी प्रसाद केसेस में कहा गया। शंकरी प्रसाद केसेस और उसके बाद एक सज्जन सिंह केसेस है, उस दोनों में सेम बातें कही गई। अभी भी आपको क्लियर नहीं है, फिर से समझिए। देखो 13(2) में ये कहा गया, अगर अनुच्छेद 13(2) अगर आप पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी विधि जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जो फंडामेंटल राइट्स पे हमला करता है, वो विधि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो इस विधि में, यानी ये जो लॉ है, इस लॉ में 368 का लॉ जो है वो शामिल नहीं है। 368 की जो विधि है वो शामिल नहीं है। ठीक है, यानी 368 शामिल नहीं है। 368 क्या है? संविधान संशोधन का पावर संसद। तो जब 368 इसमें शामिल नहीं है तो क्या होगा? 368 अलग है। तो नॉर्मल किसी भी संविधान संशोधन से आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मल किसी भी संविधान किसी भी बिल से आप संविधान में कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 368 से आप संविधान में चेंज कर सकते हैं। ये शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले केसेस में कहा गया। 1951 में शंकरी प्रसाद हुआ, 1967 में सज्जन सिंह केस हुआ। लेकिन क्रांति तब आती है
जब गोलकनाथ केस आता है। गोलकनाथ केस 1967 में पहुंचता है। 11 जजों की बेंच होती है ये। 5 जज से ज्यादा अगर कोई बेंच होता है उसको संविधान की जो है वो उसको संवैधानिक पीठ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। आर्टिकल 145 अगर आप पढ़ेंगे तो वो बताता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संविधान के इंटरप्रिटेशन का राइट देता है कि संविधान को वो कैसे इंटरप्रेट करेगा। और उसी में ये कहा गया है कि अगर नॉर्मली 5 जजों से अधिक की बेंचेज हो तो उसको संवैधानिक पीठ कहेंगे। और इसमें तो 11 जजेज हैं गोलकनाथ केसेस में। 11 जजों ने मिलकर ये कहा कि जो आर्टिकल 13(2) में ये कहा गया कि कोई लॉ है, उस लॉ में शामिल है 368 का लॉ, मतलब 368 की विधि शामिल है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब 368 के द्वारा भी अगर कोई आप संविधान संशोधन करते हैं और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। पहले शंकरी प्रसाद ने जो है वो विचार रखा। शंकरी प्रसाद कह रहे हैं कि नहीं, वो 368 तो एकदम अलग अलग है, यानी पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है। 368 13(2) के दायरे में नहीं आता है। लेकिन यहां जो है गोलकनाथ के केसेस में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 368 जो है वो 13(2) के दायरे में आता है भाई। 13(2) में ये कहा गया कि कोई भी अगर आप चेंजेस करते हैं जो संविधान संशोधन के कोई भी संविधान संशोधन करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 368 अगर 13(2) के अंदर आता है और ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सरकार एकदम से बिफर गई। सरकार के अंदर क्योस आ गया कि बताइए कि पहले तो हम कुछ भी चेंज कर सकते थे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले केसेस को ध्यान में रख के, क्योंकि वो कह रहा था कि हम 368 अलग है, पार्लियामेंट के पास कुछ भी चेंज करने का राइट है। लेकिन देखिए गोलकनाथ ने ये कहा कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। तब सरकार लाती है 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1971 में। देखिए 24वां संविधान संशोधन लाकर उन्होंने क्या किया कि सरकार के इस नियम को, ये जो गोलकनाथ केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने रिजल्ट दिया था, उस केसेस के आउटकम को उन्होंने चेंज कर दिया, पलट दिया। कहा कि नहीं, कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर ही नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ये बात को देखे ही ना कि हमने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है और उस बेसिस पे संविधान संशोधन किया है और उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दे। यानी अगर आप यहां देखिए गोलकनाथ केसेस के आउटकम के बाद जो 24वां संविधान संशोधन आया, इसमें क्या कह रहा है? 24वां संविधान संशोधन में 2 बातें कही गई, आपको ये समझना है। क्या कहा गया कि कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू है वो इस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। कोर्ट किसी चीज को इस बेसिस पे खत्म ना करे कि संविधान संशोधन जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। ठीक, ये केसेस फिर आगे बढ़ती है। फिर आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि ठीक है, आप संविधान के अंदर आपको मौलिक अधिकार को चेंज करनी है, आप चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते। यानी बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है वो वैसे ही रहेगा जैसे कि इसके मूल में है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो अगर आपसे ये पूछे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किस वाद से जो है वो निकल के आया है, तो वो है केशवानंद भारती केस। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहा गया, ये बातों को समझिए साथियों। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये कहा गया, यानी मूल ढांचे के अंदर जो है वो कहा गया कि जैसे कानून का राज ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। मतलब आप अगर कोई भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कानून का जो राज है, रूल ऑफ लॉ है, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको वो संविधान की जो है वो मूल भावना में है।
पंथ निरपेक्षता वो मूल भावना में है। संविधान की सर्वोच्चता, सुपेरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मूल भावना में है, मूल ढांचे में है। इसको संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है, ये बातें कही गई। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, फेडरलिज्म, ये सारी जो चीजें हैं वो संविधान संशोधन के समय आप इन सारी चीजों को चेंज नहीं कर सकते। और ये कहा कब से आता है? केशवानंद भारती केस से। यानी केशवानंद भारती केस ने मूल ढांचा लेकर जो है वो लेकर आए। इसके बाद जो है सरकार फिर बिफरती है और सरकार फिर से लेकर आती है 42वां संविधान संशोधन 1976। और 42वां संविधान संशोधन ये कहता है कि कोई सीमा नहीं है चेंज करने का, हमको जो चेंज करने की इच्छा होगी हम वो चेंज करेंगे। और कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर नहीं है। कोर्ट इस बेसिस पे हमारे किसी भी संविधान को चेंज नहीं करेगा, कि कोई भी संविधान संशोधन को इस बेसिस पे जो है वो खारिज नहीं करेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। तो फिर पहुंच गए कोर्ट के अंदर 42वां संविधान संशोधन जब हुआ। उसके बाद आता है माइनर्वा मिल केस। माइनर्वा मिल केस ने कहा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, मतलब कि न्यायिक समीक्षा से कोर्ट को कोई नहीं हटा सकता। ये माइनर्वा मिल केस में आया। और जो कोर्ट है वो किसी भी चीज की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक जो सामने एक चीज आता है कि हम कब से माने कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर वाले जो चीजें हैं उसकी डेट कब होनी चाहिए। तो वामन राव केस में ये कहा गया कि मूल ढांचे में बदलाव वाले जो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जो दिन हमने मुकर्रर किया है वो हमने किया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी 24 अप्रैल 1973 के बाद सरकारें कोई भी कानून बनाती हैं, कोई भी लेजिस्लेशन सरकार लेके आती है, उस पे जो है मूल ढांचे की जो है का ये पूरा लगेगा। उस पे जो है मूल ढांचे का जो हमने एक डॉक्ट्रिन डेवलप किया है वो उस डॉक्ट्रिन के बेसिस पे हम उनका परीक्षण करेंगे। ये वामन राव केसेस में ये बातें कही गई। तो अगर हम ये समझें, अगर हम इंटरप्रेट करें कि हमने क्या जो है वो समझा है, तो बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं कि अब तक हमने क्या देखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमने देखा कि संविधान संशोधन कौन करेगा। तो आप कह रहे हो कि संविधान संशोधन जो है वो संसद करेगा, और इसके लिए आर्टिकल 368 जो है आपने एक उसके लिए दे दिया। 368 जो है वो पार्ट 20 में है संविधान के, ये भी बात आपने कह दिया। संसद दो तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है, एक में कंसेंट, एक में जो है वो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है, एक में विशेष बहुमत से संविधान संशोधन होता है। यही बातें हमने अभी आपको बताई। जब साधारण बहुमत से संशोधन हो रहा है तो इसमें लगभग 50% से अधिक वोट चाहिए सिर्फ संसद की। और इसमें क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, तो आप कहते हैं कि सर इसमें जो चेंजेस कर सकते हैं, जब कि अगर हम सैलरी की बात करें, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, शेड्यूल 2 के जो भी लोग हैं, अनुसूचित 2 के जो भी लोग हैं, उनकी सैलरी इमोल्यूमेंट्स की बात करें, अगर उनमें चेंजेस कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, उस केसेस में जो है हम साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या है, अगर उसको बढ़ाने में, उसमें जो है संविधान में साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। कोई नया स्टेट आपके अंदर जो है वो एंट्री कर रहा है, कोई नया स्टेट आपके अंदर एंट्री कर रहा है, उसमें संविधान संशोधन में जो है वो साधारण बहुमत की आवश्यकता हो। किसी स्टेट की बाउंड्री में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहां उस केसेस में जो है आपको जो है सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। किसी साधारण बहुमत की आवश्यकता जो है, ये सारी चीजें में हो सकता है नाम चेंज कर रहे हैं, आप अपने
किसी भी तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो ला रहे हैं, उस वो केसेस में दिख रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात। तो ये केसेस में जो है आप क्या कर सकते हैं, साधारण बहुमत जो है वो ला सकते हैं। विशेष बहुमत में हमने आपको क्या बताया कि जब आप विशेष बहुमत को पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा कि इनमें एक कुछ केसेस में राज्यों के अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और कुछ केसेस में राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। कुछ केसेस में राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है जब आप फंडामेंटल राइट्स चेंज कर रहे हो, जब आप डीपीएसपी चेंज कर रहे हो, तो उस केसेस में जो है वो, अगर आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर रहे हो, अगर आप डीपीएसपी चेंज कर रहे हो, उस केसेस में राज्यों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने राज्यों की आवश्यकता कब होती है, अगर आप प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई चेंज कर रहे हो, उस केसेस में राज्यों से पूछो। अगर आप अपने एग्जीक्यूटिव पावर को जो है वो बढ़ा घटा रहे हो, उस केसेस में राज्यों से पूछो। सेंटर स्टेट में कोई चेंज कर रहे हो, उस केसेस में राज्यों से पूछो। शेड्यूल 7 में अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, उस केसेस में राज्यों से अगर जरूर पूछिए आप। क्लियर है आपको? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यही हमने पढ़ा। अभी हमने ये पढ़ा कि हमने कुछ वाद पढ़े, कुछ ये पढ़ा कि कुछ संविधान में कुछ क्या फंडामेंटल राइट्स चेंज कर सकते हैं आप। आपने ये देखा, ये इस तरीके से हमने देखा कि क्या फंडामेंटल राइट्स चेंज कर सकते हैं। तो इसको लेकर हमने 2-4 वाद पढ़ी। सबसे पहले हमने 1951 का वाद पढ़ा और 1965 का वाद पढ़ा, और ये 51 का जो वाद था वो था शंकरी प्रसाद का, शंकरी प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो वाद था ये सज्जन सिंह का था। ये देखिए, इन दोनों में क्या हमने पढ़ा बड़े ध्यान से। इन दोनों में ये कहा गया कि सरकार जो है वो कुछ भी चेंज कर सकती है। सरकार चेंज कर सकती है, ये हमने पढ़ा। क्यों चेंज कर सकती है, क्यों चेंज कर सकती है? तो हमने ये देखा कि इन्होंने ये कहा कि 13(2) के अंदर जो कहा गया है कि कोई भी चीज ऐसी संशोधन जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, उसको हम क्या मानेंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे, असंवैधानिक मानेंगे। तो वो ये कहा गया कि जो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है उसको असंवैधानिक मानेंगे। उसमें 368 के द्वारा कुछ भी किया गया, वो अगर ये दोनों केसेस ये कह रहा है कि 368 के द्वारा अगर कोई संवैधानिक संशोधन करेंगे तो वो 13(2) के दायरे में नहीं आता है। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाएं ऐसे करके, तो यहां अगर हम 13(2) लिखें तो ये 368 बाहर है 13(2) से। यानी कि 13(2) कहता है कि कोई भी कानून जो है वो जो संविधान संशोधन करता है और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है वो असंवैधानिक है, और 368 जो है इससे बाहर है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि साधारण तरीके से तो नहीं होगा, साधारण तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो है वो चेंज नहीं हो सकता। यानी फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 368 में चेंज करना पड़ेगा। मतलब 368 से चेंज हो सकता है। लेकिन हमने क्या देखा कि 1967 में आता है, 1967 में आता है कौन, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ वाद क्या कहता है, गोलकनाथ वाद कहता है कि नहीं, ये हो गया 13(2) और इसके अंदर आ गया आर्टिकल 368। ये हो गया 13(2) और इसके अंदर आ गया आर्टिकल 368। ये जो है ये वाला जो पार्ट है, यानी कि अब क्या है कि अगर आप 13(2) में कोई बदलाव करना चाहें और 368 में कोई बदलाव करना चाहें, वो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा
तो उस केसेस में उसको असंवैधानिक माना जाएगा। ये तो और भी ज्यादा जो है संसद की शक्तियों को एक तरीके से कम करने की कोशिश की गई। तो इसी को पलटने के लिए हमने अभी देखा कि 24वां संविधान संशोधन आता है। 24वां संविधान संशोधन, ये 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि नहीं, 24वां संविधान संशोधन जो है वो पलट देता है कि सुप्रीम कोर्ट के ये कानून को जो है वो पलट देता है कि नहीं नहीं, पहले ही वाला है जो 368 अलग है और 13(2) अलग है, 368 और 13(2) में कोई जो है वो रिलेशनशिप नहीं है। फिर जो है दिन आता है 1973 का। 1973 में क्या कहा गया, केशवानंद भारती केस आ गया। केशवानंद भारती केस जो है वो कहता है कि 13(2) और 368 वो बिल्कुल अलग है। तब तक मतलब कि क्या कहता है कि बिल्कुल सही, संसद जो कहती है कि 368 अलग है और 13(2) अलग है। 13(2) क्या कहता है, 13(2) फिर से आपको याद दिला दूं जिसको जो कंफ्यूज हो रहा है। 13(2) ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को अगर कोई भी संशोधन लाकर उसको अगर हार्म करने की कोशिश की जा रही है, अगर उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, वो असंवैधानिक है। 13(2) ये कहता है। तो 368 अगर 13(2) से बाहर हो गया, और ये केशवानंद भारती भी मान रहा है, तो इस केसेस में आप पूरी तरीके से शक्ति मिल जाती है किसको, संसद को। तो फिर केशवानंद भारती दिया क्या, केशवानंद भारती कह रहा है 13(2) अलग है, यानी कि आप मौलिक अधिकार में जो चेंज करना चाहे कर सकते हैं, मौलिक अधिकार में जो चेंज करना चाहे कर सकते हैं। बड़े ध्यान से, केशवानंद भारती ने मौलिक अधिकार में चेंज करने से रोका नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि लेकिन जब जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो सरकार ने पूछा भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम कब कहेंगे, किस चीज को कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। तो कोर्ट कहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम समय समय पर बताएंगे कौन कौन सा चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कोर्ट ने कहा कि जो सेकुलरिज्म है, जो पंथ निरपेक्षता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो डेमोक्रेसी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो सुपेरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये सारी चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये समय समय पर वो डिक्लेयर किया जाए। इसके बाद सरकार जो है, मतलब आप समझो कि ये कितनी बड़ी जो है बात हो गई। केशवानंद भारती केस ने तो एक तरीके से और जो है कानून सख्त कर दिया और संसद की शक्तियों को थोड़ा सा छीना। तो संसद फिर गरमाती है। हर बार जब जब संसद गरमाएगी एक संविधान संशोधन लेकर आएगी। ठीक है, आप देखिए 24वां संविधान संशोधन इसलिए आया क्योंकि 1967 में गोलकनाथ केस था। इसी 24वां का उल्टा क्या हो गया, 42वां संविधान संशोधन आएगा। 42वां संविधान संशोधन आएगा और 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा संविधान संशोधन था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, लगभग 56 से ज्यादा जो है रिकमेंडेशंस जो है वो दिया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा अगर संविधान संशोधन है, उनमें यह कहा गया 4/2 1976 में आया था। मैं इसके नंबर को, इसके डेट को याद ऐसे रखता हूँ, 4/2 कितना होता है 6, तो अंतिम में 6 आ गया। 1976 को आया था। कब, और इसमें क्या कहा गया, 42वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि कोर्ट को जो है वो जुडिशियल रिव्यू से रोका गया। कोर्ट को कहा गया कि आपकी जो न्यायिक शक्ति है ना, न्यायिक पुनर्लोकन की जो शक्ति है कि आप जुडिशियल रिव्यू करते हैं इस बेसिस पे कि कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है 13(2) के अंदर, इससे कोर्ट को हटा दिया गया कि आप निकलो। आपको न्यायिक जो है वो समीक्षा की जो है वो शक्ति फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा। कोर्ट को यह कहा गया। एक छोटा सा लबोलुबाब, इसको ठीक करने के लिए फिर आता है माइनर्वा मिल केस। हमने अभी देखा माइनर्वा मिल केस में कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से किसी भी तरीके से बाहर नहीं रखा जा सकता। जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्लियर है। इसके बाद आता है कि
ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, हम कब के कानून से मानेंगे? क्या 1951 में कोई चीजें हुई और उसको अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे? तो कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमने यहां देखा, आप देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को इस दिन केशवानंद भारती केस का रिजल्ट आया था। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद से अगर कोई भी चीजें हैं उनको हम बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो डेट है ना, वो 24 अप्रैल 1973 के बाद स्टार्ट होता है। बामन राव केसेस में ये डिफाइन हो गया था। ठीक है, अब एक चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि अब फंडामेंटल जो जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? इनको किस मामले पर ये कहा जाता है कि ये क्रिटिसाइज किया जाता है? देखिए, अगर हम क्रिटिसिज्म देखेंगे, किस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, एक तो पहली बात जो आप ये देखिए, हमारे यहां जो है वो अमेरिका की तरह अमेरिका में एक जुडिशियल कमेटी के नाम से, एक जुडिशियल अमेंडमेंट कमेटी के नाम से एक संस्था है जो अमेंडमेंट को देखती है। तो हमारे यहाँ ऐसी संस्था नहीं है, मतलब कि नॉट डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट तो नहीं है जो क्या करती हो कि इसको देखती हो। कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है नहीं। दूसरी बात, लाइक अमेरिका में जो है वो फंडामेंटल राइट्स या कोई भी संविधान के किसी भी चीज में संशोधन करने की बात हो तो वो जो है वो क्या क्या होता है, उसके लिए एक विशेष उन्होंने बनाकर रखा है जो वो इसको क्या करती है कि वो देखती है। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात कि हमारे यहां सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही यह शक्ति है, यानी केवल संसद के पास ही यह शक्ति है जो संविधान संशोधन को इनिशिएट कर सकती है। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन को इनिशिएट करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही है। राज्य की किसी भी विधान मंडल में आपको संविधान संशोधन की आप जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकते। ये एक संविधान संशोधन की खामी है। अमेरिका में इस तरीके का होता है। आपको अगर क्रिटिसिज्म करना ही है, अगला क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं आर्टिकल 108 को लेके। आर्टिकल 108 क्या कहते हैं? आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बिल को लेकर मतभेद पैदा होता है तो उस पर जो है वो संयुक्त बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये आर्टिकल 108 में पढ़ते हैं। 108 जो है वो संविधान संशोधन पर नहीं लगता है। 108 जो है वो संविधान संशोधन पे नहीं लगता है। संविधान संशोधन पे नहीं लगता है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों से अलग अलग अपने बिल पास कराने होंगे 75% से अधिक जो है लोगों की सहमति से के साथ, और प्रेसिडेंट की जो है फिर एसेंट लेनी पड़ेगी। ज्वाइंट बैठक आप संविधान संशोधन के लिए नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये एक क्रिटिसिज्म के रूप में आप देख सकते हैं। क्लियर है? एक और जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमारे यहां जो संविधान संशोधन है ना, हमारे यहां जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो सेम है जैसे कि एक ऑर्डिनरी संशोधन होता है ना। ऑर्डिनरी संशोधन होता है संविधान में। ऑर्डिनरी कोई चीजें अगर आप जोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उस केसेस में जो प्रक्रिया होती है, सेम प्रक्रिया हमारे यहाँ संविधान संशोधन के लिए भी लागू होती है। कोई उसमें अंतर होता नहीं है कि आज सिर्फ वोटिंग का ही अंतर होता है ना, कि वोटिंग थोड़ा ज्यादा हो गई, लेकिन सेम प्रक्रिया से संविधान संशोधन जो है वो लागू हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का मतलब कि कोई आप एक्स्ट्रा ध्यान उस पर तो दे नहीं रहे।
सिर्फ वोटिंग के स्ट्रेंथ की बेसिस पे ही आप कह रहे हैं कि अब विशेष बहुमत है, कम बहुमत है, लेकिन संविधान संशोधन तो ऑर्डिनरी जैसे बिल पास हो रहा है वैसे ही पास हो रहा है, इसके लिए कोई नई प्रक्रिया तो है नहीं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म में आप जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात, इतना वेग है संविधान में, बहुत सारी चीजें हम, इतनी वेग है संविधान संशोधन को लेके कि ये जो मैटर है वो आपको जुडिशियरी तक लेके जाना होता है। बहुत बार, हर बार संविधान जो संशोधन होती है उसकी जो बातें हैं वो जुडिशियरी तक पहुंच जाती है। अगर ये बातें जुडिशियरी तक पहुंचेगी तो ये भी एक तरीके का, वो जो संविधान संशोधन हो रहा है उसकी जो रियल इसेंस है उस तक तो पहुंच आप नहीं पाएंगे। तो ये जो क्रिटिसिज्म में आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं।